सभी लोगों को गुड इवनिंग। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आरबीसी इंडाइसेस के बारे में। सब लोग आखिर तक जुड़े रहेंगे जिससे कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जब हम कोई सीबीसी रिपोर्ट देखेंगे तो इसमें जो एचबी और आरबीसी काउंट और पैक्ड सेल वॉल्यूम के अलावा भी जो पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि एमसीवी, एमसीएच, एमसीएससी, आरडीडब्ल्यू, तो इन पैरामीटर्स को भी आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। एक एक पैरामीटर का क्या यूज़ होता है और अगर वो बढ़ जाता है, कम हो जाता है, तो उससे क्या हमारी बॉडी में इफेक्ट पड़ते हैं, आरबीसी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो वो सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आज रेड सेल इंडाइसिस के बारे में बात है। तो रेड सेल के जो इंडाइसिस हैं जैसे कि एमसीबी, एमसीएच, एमसीएससी और आरडीडब्ल्यू, इनके बारे में बात करेंगे। फिर कभी हम लोग बात कर सकते हैं प्लेटलेट के इंडाइसिस के बारे में भी। ठीक है, तो आज हम लोग रेड सेल इंडाइसिस के बारे में बात करते हैं और सीबीसी में हम लोग इसको कैसे कोरिलेट करेंगे उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें बात करने के पहले मैं आप लोगों को एक बुक के बारे में बताना चाहूँगा, एबीसी ऑफ सीबीसी। ये एक ऐसी बुक है जिसको कि डॉक्टर डीपी लोकवानी सर ने लिखा हुआ है और इसमें सीबीसी की इन्हें बहुत सारी इंटरप्रिटेशन दी हुई हैं, अलग अलग पैरामीटर्स को उन्होंने ग्राफ से बहुत सारी स्टडी की हुई है इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये बुक अगर से कोई पढ़ना चाहे कभी तो इस बुक से देख सकता है। मैंने भी कुछ चीज़ें इससे बुक से सीखी हैं, पढ़ी हुई हैं, जिसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और मैंने कुछ अदर नोट्स और इंटरनेट बहुत सारी जहाँ से मिला करके पूरी पीपीटी आज की तैयार की हुई है, जिससे कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें जो भी सीबीसी के इंडाइसिस होते हैं उनको। तो अगर ये बुक कभी आप देखना चाहें तो ये बुक हम लोग कुछ इसके पॉइंट्स बात कर सकते हैं। जैसे कि ये बुक जो है खासकर मेडिकल स्टूडेंट जो हमारे होते हैं, मेडिकल स्टूडेंट लोगों के लिए बनाई गई वाली बुक है। जैसे कि जो एमबीबीएस कर रहे होते हैं या फिर पैथोलॉजिस्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं हेमेटोलॉजी के, या फिर लैब टेक्नीशियंस जो लोग होते हैं, इन लोगों को ज़्यादा इसे सीबीसी से रिलेटेड काम की ज़रूरत पड़ती है, उनको समझने की ज़रूरत होती है। तो इन लोगों के लिए स्पेशली ये बुक बनाई गई है। ठीक है, इसमें क्या क्या हमको देखने के लिए मिलेगा, हमको इसमें देखने के लिए मिलेगा कि सीबीसी के जो और कंपोनेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इनके बारे में हमको बहुत अच्छे तरीके से इसमें देखने के लिए मिल जाता है। दैन हम लोग इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो हिस्टोग्राम जो हमारा आता है वो हमारा डब्ल्यूबीसी का हिस्टोग्राम, जो ग्राफ्स बनते हैं सीबीसी मशीन के द्वारा, जो ग्राफ्स बनाए जाते हैं, तो वो ग्राफ्स को कैसे इंटरप्रेट करके हम उनका अर्थ समझ सकते हैं, उसके बारे में इसमें किताब में बहुत अच्छे से बताया गया है। और इसमें कुछ नए पैरामीटर्स, अभी जो इसका अपडेशन हुआ है, सेकेंड एडिशन 2025 में निकला है, तो उसमें कुछ नए पैरामीटर्स जैसे कि एमपीवी वगैरह के बारे में अच्छे से बताया गया है, जोड़ा गया है उन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, और देन सीबीसी के जो डाटा वगैरह होता है, जो कि क्लिनिकल प्रैक्टिसेस वगैरह होती हैं, उन सब चीज़ों में इसको हम अच्छे से लागू कर सकते हैं। देन इसमें कुछ केस स्टडीज़ वगैरह भी डायग्राम के साथ बताई गई हैं। तो ये बहुत ओवरऑल बहुत अच्छी बुक है अगर किसी को सीबीसी के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में समझना है तो। ठीक है, तो इस बुक को पढ़ सकते हैं। इस बुक से कुछ चीज़ें सीख करके हमने भी पीपीटी तैयार की हुई है। तो हम लोग चलते हैं रेड सेल इंडाइसिस के बारे में। तो रेड सेल इंडाइसिस क्या होता है, तो हम लोग मोटा मोटी अगर बात करें तो रेड सेल इंडाइसिस को हम लोग चार चीज़ों से समझ सकते हैं। तो एचबी और आरबीसी और हमारा एससीटी तो आता ही है, जो कि हमारा मेन पॉइंट्स होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी हम लोग और भी चीज़ें देख सकते हैं जिससे कि हम और अच्छे तरीके से पेशेंट की पता कर सकें कि कोई दिक्कत तो नहीं है पेशेंट को, है ना। जो भी दिक्कत होगी उससे हमको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो और भी चीज़ें हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने हम लोग अभी यहाँ पे एमसीबी, एमसीएच, एमसीएससी और आरडीडब्ल्यू के बारे में बात करेंगे। आरडीडब्ल्यू में भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है आरडीडब्ल्यू सीबी, एक होता है आरडीडब्ल्यू एसटी। ये दोनों क्या होते हैं, इन दोनों के बारे में भी हम लोग अच्छे तरीके से बात करने वाले हैं अभी थोड़ी देर से। ठीक है, तो अभी सब लोग साथ में रहेंगे अभी, और देन पूरे लास्ट तक वीडियो को देखेंगे, जिससे कि हम लोग जब भी अगली बार सीबीसी की रिपोर्ट देखें, जैसे कि मैं यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ। ये हमारे एक पेशेंट की सीबीसी की रिपोर्ट है। अब इस सीबीसी की रिपोर्ट में हमको देखो एचबी थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है और आरबीसी काउंट थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है ना। और बाकी के पैरामीटर कई बार कई लोगों को समझ में आते हैं जिन्होंने पढ़ा हुआ है रेड सेल इंडाइसिस। बाकी के जो लोग होते हैं जिनको भाई समझ में नहीं आ रहा कि एमसीवी, एमसीएच, एमसीएससी, आरडीडब्ल्यू, यहाँ पे सीबी से क्या है, ये सब चीज़ें क्यों बढ़ी हुई हैं, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है पेशेंट पर। तो जब आज की अगर कोई क्लास पूरी कंप्लीट करता है तो उसको इन सारे पैरामीटर्स के बारे में पता चल जाएगा कि अच्छा अगर एमसीवी बड़ा कम है, इसका 83 से 101 होता है, 80 से 100 होता है, लेकिन हर लैब का अपना अपना बायोलॉजिकल रेफरेंस इंटरवल्स होते हैं, रेंज होती है, जिससे कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मोटा मोटी बात करें तो 80 से 100 के बीच ही होती है। ठीक है, जैसे कि इसका 69 आ रहा है तो कोई भी रेफरेंस के रेंज के हिसाब से कम ही है। ठीक है, इसका एमसीएच जो है वो भी कम आ रहा है, 27 से 32 होना चाहिए तो 20 आ रहा है। एमसीएससी भी कम आ रहा है, 30 आ रहा है, 31 से हमारा 34 तक नॉर्मल है। आरडीडब्ल्यू भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो ये सब कुछ बढ़े हुए हैं, कुछ कम आ रहे हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं और इनका क्या इफेक्ट पड़ता है पेशेंट पे और पेशेंट के डायग्नोसिस पे। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग समझने लगेंगे। आज की हम लोग पूरी क्लास अटेंड कर ली तो
सबसे पहले हम लोग नॉर्मल रेंजेस की बात कर लेते हैं कि हमारे जो लैब में जो आरबीसी से रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं उसकी नॉर्मल रेंजेस क्या होती हैं। हाँ, मेरे को पता है, सब लोगों को पता होंगे, कुछ लोगों को नहीं भी पता होंगे, तो एक बार हम लोग उसको रिवाइज़ कर लेते हैं, जिससे आगे जब हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे तो वो उसमें हमको हेल्प हो जाएगी। ठीक है, जस्ट सेकेंड में थोड़ा सा एक पॉइंट्स देख लेता हूँ जिससे कि कोई दिक्कत ना हो करके। लाइन पर रहेंगे सब लोग, मैं इसके ऊपर क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है, सारी चीज़ें चालू हैं। देन हम लोग वापस से आते हैं यहीं पर। तो देखो, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि रेफरेंस रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। नॉर्मल जो भी होती हैं, ठीक है, ठीक। तो हमको रेफरेंस रेंजेस के बारे में पता होना चाहिए कि नॉर्मल कहाँ से होती है, तभी तो हम एबनॉर्मल के बारे में बात कर पाएंगे ना। तो एचबी जो होता है, मेल में जो होता है 13 से 17 ग्राम होता है, और फीमेल में जो होता है 12 से 16 ग्राम होता है। ये जो रेफरेंस रेंजेस हैं, आप इसको ये मान के ना चलें कि ये कन्फर्म ही रेफरेंस है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करेंगी। जैसे कि कहीं बोल सकते हैं कि 12.5 ग्राम से 16.5 ग्राम होता है, 12.5 से 16.5, लेकिन वो लगभग 13 या 12 के आसपास ही रहेगा, और जो मैक्सिमम लिमिट है वो 16 और 17 के आसपास ही रहेगी हमारी, है ना। तो मैक्सिमम 1 का डिफरेंस आ सकता है ऊपर नीचे, लेकिन इतना बहुत ज़्यादा डिफरेंस में नहीं जाएगा। लेकिन हम यहाँ जर्नल जो रेफरेंस रेंज चलती है उसको लेके चल रहे हैं। एचबी जो होता है, जो मेल्स होते हैं उनमें 13 से 17 ग्राम होता है। फीमेल जो होती है उनमें हमारा 12 से 16 ग्राम हम लोग यहाँ पर नॉर्मल एचबी मान के चलते हैं। देन हमारा जो आरबीसी काउंट है वो हमारा 4.5 मिलियन से 5.9 मिलियन जो मेल्स होते हैं उनमें होता है, मिलियन पर क्यूबिक मिलियन पर माइक्रोलीटर ब्लड। और देन हमारे जो फीमेल्स होती हैं उनमें 4.0 से 5.2 मिलियन पर माइक्रोलीटर ब्लड हमारा जो आरबीसी का काउंट होता है। देन हम लोग एससीटी की बात करें तो मेल्स में थोड़ा सा कंपैरेटिवली, चाहे एचबी हो, आरबीसी हो और एससीटी हो, सब में मेल्स में ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा रहती हैं ना, फीमेल में थोड़ी सी कम रहती हैं। तो मेल्स में जो एससीटी है वो हमारा 41 से 53% होता है, और जो फीमेल्स होती हैं उनमें 36 से हमारा 46% हमारा हेमाटोक्रिट होता है। देन हम लोग एमसीएचएससी और यहाँ पे हम लोग एमसीवी और एमसीएच की बात करें तो ये लगभग हमारे सेम ही रहते हैं दोनों में, मेल और फीमेल दोनों में। ठीक है, तो एमसीएच जो हमारा है 27 से 33 रहता है, पिकोग्राम है ना। इनकी यूनिट भी हमको याद रखनी, क्योंकि यूनिट भी हमको एग्जाम्स में पूछी जाती है। एमसीवी जो हमारा होता है वो होता है 80 से 100 फेम्टोलीटर में इसको नापा जाता है ना, फेम्टोलीटर इसकी यूनिट है। देन हमारा जो एमसीएससी होता है वो 32 से 36 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। ठीक है, ये सब पैरामीटर्स क्या होते हैं इसके बारे में हम डिटेल में ही बात करेंगे आगे। फिलहाल भी हम लोग इसकी नॉर्मल रेंज पता कर लेते हैं थोड़ा सा ना। आरडीडब्ल्यू जो सीवी होता है ना, आरडीडब्ल्यू सीवी को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट वेरिएशन, है ना। आरडीडब्ल्यू सीवी जो कोफिशिएंट वेरिएशन है वो हमारा 11.5 ग्राम से 14.5 ग्राम हमारा परसेंट होता है हमारा। और देन आरडीडब्ल्यू जो एसडी जो होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो हम लोग मान के चलते हैं, वो हमारा 39 से 46 एफएल होता है हमारा, है ना। इसमें वो फेम्टोलीटर में इसको नाप सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये हमारे कुछ नॉर्मल रेंज की बात हो गई रेड सेल इंडाइसिस की। हम लोग एक एक इंडाइसिस को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, है ना। तो पहले हम लोग कुछ फार्मूलाज जो होते हैं जिससे हम लोग डायरेक्ट इनको निकाल सकते हैं, फार्मूला से हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से स्क्रीन दिख रही होगी सब लोगों को। अगर स्क्रीन में कुछ छोटे अगर दिख रहे हो शब्द तो आप उसको वीडियो को थोड़ा हाई क्वालिटी में देख सकते हैं। हाई क्वालिटी में वीडियो अगर से देखेंगे तो आपको क्या होगा कि ये जो थोड़ा शब्द अगर नहीं भी दिख रहे होंगे तो वो अच्छे तरीके से दिखने लगेंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एमसीवी की। तो जो भी सारे हमारे जो पैरामीटर्स हैं रेड सेल इंडाइसिस में, तो वो सारे हम लोग कैलकुलेशन के जरिए निकाल सकते हैं, है ना, कि कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग एचबी से और एससीटी और आरबीसी काउंट से हम लोग इन तीनों को अलग अलग कॉम्बिनेशन से हम लोग यहाँ पे सारे पैरामीटर्स को निकाल सकते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें जो एमसीवी होता है, मीन कार्पुस्कुलर वॉल्यूम जो हमारा होता है, इसमें हम लोग को क्या पता चलता है कि जो हमारी आरबीसी है उसकी एवरेज वॉल्यूम क्या है, मतलब उसकी साइज़ क्या है आरबीसी की। तो आरबीसी की साइज़ पता करने के लिए हम लोग यहाँ एमसीवी पैरामीटर का यूज़ करते हैं। और निकालते कैसे हैं एमसीवी को? एमसीवी को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारा हेमाटोक्रिट होता है, हेमाटोक्रिट मतलब कई लोग पीसीबी भी बोलते हैं, कई लोग एससीटी इसको बोलते हैं ना। तो एससीटी बोलें, हेमाटोक्रिट बोलें इसको, फिर पीसीबी बोलें, पैक्ड सेल वॉल्यूम बोलें, दोनों एक ही चीज़ है। उसको हम लोग जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं जब उसको, है ना, और हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल आरबीसी काउंट से, जो कि हमारा होता है मिलियन में जो होता है, मिलियन माइक्रोलीटर पर माइक्रोलीटर ब्लड में जो होता है, उससे हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो है एमसीवी निकल आएगा। अब इसको कैलकुलेशन के
एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो जैसे किसी का एच जो है वो हमारा 12.5 ग्राम है, आरबीसी काउंट जो है वो 4.5 मिलियन है, और देन हमारा जो एससीटी का जो परसेंट है वो 40% हमारा एससीटी है। तो इन सब वैल्यूज़ को हम लोग फार्मूला में सबके एक फार्मूला में रख के देखते जाएंगे और निकाल के देखते जाएंगे, जिससे कि हमको क्या होगा कि हमको आइडिया लगेगा कि हम लोग एक्चुअल कैसे निकालेंगे सारी चीज़ें, है ना। तो जैसे एमसीबी जो होता है, इसमें क्या होता है, एमसीबी बराबर से होता है एससीटी मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइडेड बाय आरबीसी काउंट जो होता है। तो इसको देख लेते हैं। जैसे कि हमारा एससीटी जो है वो हमारा 40 है, जो कि हम लोग ऊपर से रखा हुआ है। थोड़ी सी मैथ्स है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ईजी मैथ्स है ना, कोई बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। आराम से आप नॉर्मल कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, और नॉर्मल कैलकुलेट भी कर सकते हैं अगर चाहें तो करना। तो देखो एससीटी जो हमारा है वो हमारा 40 है, और जो हमारा 10 से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 400 आ जाएगा, ठीक है। अब 400 को अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे, जो हमारा आरबीसी काउंट है 4.5 मिलियन, तो उससे डिवाइड जब हम इसको करेंगे तो हम लोग 18.88 लगभग हमारा आ जाएगा रिजल्ट, जो कि हमारा लगभग 89 के बराबर ही है। तो जो 89 जो हमारा एमसीबी निकल के आया है वो हमारा नॉर्मल रेंज के अंदर ही है। नॉर्मल रेंज हमारी जो होती है 80 से 100 के बीच होती है। तो जो अगर ऐसे रीडिंग्स आती हैं सीबीसी में, एचबी, आरबीसी और एससीटी की, तो जब जो कैलकुलेशन करके जो एमसीबी हमारा निकल के आएगा वो लगभग हमारा 89 निकल के आएगा, जो कि नॉर्मल रेंज के अंदर है, ठीक है। तो इससे हम लोग मान सकते हैं कि आरबीसी की साइज़ यहाँ पे नॉर्मल होगी, हमारी नॉर्मल साइटिक आरबीसी होगी, ठीक है। देन हम लोग एमसीएच की अगर से बात करें तो एमसीएच का पहले हम लोग यहाँ फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। तो एमसीएच जो हमारा होता है, इससे हम लोग हीमोग्लोबिन का जो मास है आरबीसी के अंदर, पर आरबीसी के अंदर, मतलब एक आरबीसी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन है, ठीक है, उसका अगर पता लगाना है तो हम लोग यहाँ पे एमसीएच का यूज करते हैं, ठीक है। एमसीएच जिसको हम लोग फुल फॉर्म जिसका होता है मीन कार्पोस्कुलर हीमोग्लोबिन, ठीक है। मीन कार्पोस्कुलर हीमोग्लोबिन को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसमें होता है एमसीएच बराबर हमारा जो होता है वो होता है हीमोग्लोबिन जो होता है हमारा, जो भी निकलेगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और डिवाइडेड बाय हमारा आरबीसी काउंट कर देंगे। तो हमारा जो है एमसीएच निकल आएगा, जिसकी यूनिट हमारी रहेगी पिकोग्राम, है ना। इनकी शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म याद रखना है हम लोग को, है ना। पिकोग्राम मतलब पीजी और फेमटोलीटर मतलब एफएल। अब हम इसको फॉर्मूला में देख लेते हैं वापस से आकर के। तो फॉर्मूला हम लोग जैसे कि हम लोगों ने देखा कि एमसी एच जो होता है वो बराबर होता है एच बी मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइडेड बाय हमारा आरबीसी काउंट। तो हम लोग जो ऊपर रीडिंग दी हुई थी उनको रख लेते हैं। तो हमारा एच बी जो है वो 12.5 है, और उसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो हमारा आ गया 125, है ना, 125। अब देन हम लोग इस 125 को डिवाइड कर देंगे आरबीसी काउंट से 4.5 से, तो हमारा लगभग 27.77 हमारा निकल के आ जाएगा पिकोग्राम, जो लगभग 28 के बराबर ही है। मतलब जहाँ पे जो 0.5 की जब ऊपर रीडिंग जाने लगती है तो हम उसको नेक्स्ट जो उसकी डिजिट होता है उस पर हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 27.77 है, तो लगभग 28 पिकोग्राम हमारा जो है वो हमारा एमसीएच निकल के आ गया इस रीडिंग के हिसाब से। तो जो 28 जो हमारा निकला है वो 27 से 33 हमारा नॉर्मल होता है, तो वो लगभग हमारा नॉर्मल है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो इसे अगर इतनी वैल्यू आएगी तो हमारा एमसीएच भी हमारा नॉर्मल आएगा। ये सब चीज़ें कैलकुलेशन करके थोड़ा सा हम एक्सरसाइज थोड़ी कर ही रहे हैं, और हम समझ भी लेंगे। कई बार फार्मूलाज पूछे जाते हैं इनके कि एमसीएच का फार्मूला क्या होगा, एमसीएचसी का फार्मूला क्या होगा, एग्जाम्स में आते हैं ना। तो एक बार हम लोग फार्मूला भी पढ़ ले रहे हैं, इनको एग्जाम्पल से हम लोग सॉल्व भी कर ले रहे हैं, जिससे कि हमको एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ में भी जाएंगी, है ना। एमसीएचसी जो होता है मीन कार्पोस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, इसमें हम लोग देखते हैं कि जो आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन जो भरा हुआ है उसका कंसंट्रेशन कैसा है ना। तो उसका कंसंट्रेशन पता करना है अगर से हमको, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एमसीएच का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि हम लोग हेमाटोक्रिट में हम लोग पता करते हैं कि टोटल ब्लड में जो कंसंट्रेशन है आरबीसी का वो कितना है, वैसे यहाँ पे आरबीसीज जो है उसमें हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कितना है, ठीक है, वो पता करते हैं। इसलिए हमारी जो एचबी की जो यूनिट जो होती है वो ग्राम पर डेसीलीटर होती है, और इसकी भी जो हमारी यूनिट होती है वो हमारी ग्राम पर डेसीलीटर ही होती है हमारी, थोड़ा, क्योंकि इसमें भी हम हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन देख रहे हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एमसीएचसी इज इक्वल टू हमारा होगा हीमोग्लोबिन कितना है ग्राम पर डेसीलीटर में, है ना, और उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, है ना। हम लोग यहाँ पे 10 से कर रहे थे, अब यहाँ पे हम लोग 100 से करेंगे, और उसको डिवाइड कर देंगे हेमाटोक्रिट जो हमारा है, पीसीबी जो हमारा है उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा निकल के आ जाएगा एमसीएचसी। इसकी यूनिट ग्राम पर डेसीलीटर होती है। अब इसको हम लोग फार्मूला की हेल्प से सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो एमसीएचसी इज इक्वल टू होता है एच बी मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय एससीटी। तो हमारा जो एच पी है वो 12.5 है, उसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया हमारा 100 से, तो हमारा आ गया 1250। और जो 1250 आया है उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, जो हमारा जो यहाँ पर ऊपर देखो ना एससीटी हमारा 40 था, तो 40 से उसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड जब 40 से करेंगे उसको, तो हमारा 31.25 ग्राम पर डेसीलीटर हमारा लगभग आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या
कि MCSC, ठीक है, MCSC की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 32 से 36 होती है, तो हल्का सा कम है, स्लाइडली कम है, ये 32 होना चाहिए मिनिमम रेंज में, तो वो 31 आ रहा है, स्लाइडली कम है, लेकिन नॉर्मल ही, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है ना, तो स्लाइडली कम है, बस हो गया करके। तो ये जो सारे अभी पैरामीटर्स मिल रहे हैं नॉर्मल वैल्यूज़ के निकाले हुए हैं, कि जो नॉर्मल अगर पर्सन है उसका हीमोग्लोबिन लगभग 12 के आसपास आ रहा है, SCT भी लगभग 40 के आसपास आ रहा है, RBC काउंट भी लगभग नॉर्मल ही है, मतलब HB थोड़ा सा बॉर्डर लाइन पे, इसलिए हमारा थोड़ा सा MCSC थोड़ा कम आ रहा है यहाँ पे, लेकिन अगर से यही 13 ग्राम होता तो वो भी नॉर्मल हो जाता। तो ये हमने एक नॉर्मल व्यक्ति का निकाला है सारी चीज़ें, ठीक है। तो हमने अभी 3 चीज़ों की बात कर ली, MCV, MCH, MCSC। हम लोग RDW की बात कर लेते हैं। तो RDW में एक पैरामीटर होता है RDWCV, ठीक है। RDWCV जो होता है, जैसे कि एक और पैरामीटर होता है RDWSD। RDWSD में हम लोग देखते हैं कि जो हमारी रेड सेल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, जो कर्व जब बनता है, मैं आपको कर्व दिखा देता हूँ एक बार, हाँ जे कर्व जो दिखा देते हैं। तो ये जो कर्व होता है हमारा, इस कर्व में जो यहाँ से हमारी RBC का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ख़त्म हो गया है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन जितना होता है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, जो हमारा कितना निकल के आया है, इस डिस्ट्रीब्यूशन के 1% निकालते हैं हम, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। वो स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारा होता है, उस स्टैंडर्ड डेविएशन से हम लोग यहाँ पे RDWCV कैलकुलेट करते हैं, और ये कैलकुलेट हमको नहीं करना पड़ता है, जो हमारी मशीन होती है, जैसे कि हमारे जो RBC है, सेल काउंटर एनालाइजर है, तो उसमें इनबिल्ट कैलकुलेशंस होती हैं इसकी, है ना, RDWCV की और RDWSD की, ठीक है। तो मैं RDWCV का कैलकुलेशन एक बार बता देता हूँ कैसे होता है करके। तो RDW का यूज़ हमारा होता है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन का, मतलब होता है कि जो RBC जो है, अलग अलग साइज़ की RBC कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं हमारी, इन द सेंस कि ऐसे कि कोई छोटी RBC होगी तो वो कम साइज़ की होगी, तो वो हमारा थोड़ा सा मतलब छोटे एरिया में चली जाएगी, जहाँ पे कम साइज़ की RBC होगी। थोड़ी बड़ी RBC होगी, नॉर्मल से बड़े साइज़ में चली जाएगी। तो जो ये साइज़ का जो वेरिएशन हमको दिख रहा है, छोटे से बड़े के बीच में जो और भी टाइप की RBC होंगी, तो वो जो वेरिएशन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा, RDW बढ़ेगा। ज़्यादा तरीके की RBC होंगी तो हमारा RDW बढ़ा आएगा, कम तरीके की RBC होंगी, कम साइज़ की RBC, मतलब एक ही साइज़ की जितनी ज़्यादा RBC होंगी उतना हमारा RDW जो है वो कम आएगा। इसको हम लोग डिटेल में भी समझेंगे, अभी फिलहाल इसके फॉर्मूला के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, RDWCV जो होता है परसेंट में देखते हैं ना, कितने परसेंट जो है हमारा ये आ रहा है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारा होता है, उसको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ MCV को हम लोग डिवाइड करते हैं MCV से, ठीक है, और उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो हमारा क्या है कि हमारा जो है RDWCV निकल के आ जाता है। अब CV जो हम लोग निकालेंगे हम लोग, तो हम लोग अभी ये तो मतलब CV के बारे में बात होगी, नॉर्मल कैसे निकालते हैं हम लोग को, इसलिए इसको ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, इसका फॉर्मूला पता है हमको कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है हमारा, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं MCV से, और उसको इंटू कर देते हैं हम लोग 100 से, तो हमारा क्या निकल आता है, हमारा CV निकल के आ जाता है, ठीक है। ये हमारा CV के बारे में बात हो गई। अब इन सबका एक एक करके हम इन सबका फंक्शन और क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन समझ लेते हैं कि यार इन सबका क्या काम है हमारे CBC में, ठीक है। तो अगर से हमारा जो MCV है, ये रेफ़र करता है अगर से कोई एनीमिया किसी को अगर से है, जिसको अगर किसी का हीमोग्लोबिन कम आ रहा है, तो फिर हम उसका MCV देखेंगे। मान लो किसी का हीमोग्लोबिन 6 ग्राम आ रहा है, ठीक है। अब 6 ग्राम किसी का हीमोग्लोबिन आ रहा है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि उसको कौन सा एनीमिया है, तो ठीक है। तो ये जो MCV होता है, एक हमको एक इंडिकेशन दे सकता है कि कौन सा एनीमिया इसको हो सकता है, क्योंकि MCV हमारा बताता है कि RBC की साइज़ क्या है, और RBC की जो साइज़ होती है वो अलग अलग टाइप के एनीमिया में अलग अलग टाइप की हमको दिखाई देती है। जैसे कि अगर से किसी को विटामिन B12 की कमी होगी तो उसकी RBC का साइज़ बढ़ जाएगा, किसी को आयरन की कमी होगी तो उसका RBC का साइज़ कम हो जाएगा, किसी को ब्लड लॉस हो रहा होगा तो उसकी RBC का साइज़ नॉर्मल रहेगा लेकिन हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा उसका। तो ये जो पूरे जो एक आपस में कोरिलेट करने वाली चीज़ें हैं वो हमको MCV से पता चलती हैं, ठीक है। तो एक बार हम लोग सारे MCV के पॉइंट्स को समझ लेते हैं, देन हम लोग इस ग्राफ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जो माइक्रोसाइटिक जो सेल्स होती हैं, अगर किसी का MCV, नॉर्मल MCV हमारा 80 से 100 फेमटोलीटर होता है, अगर किसी का MCV हमारा 80 से कम आ रहा है, 80 फेमटोलीटर से कम आ रहा है MCV, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि उसकी RBC थोड़ी छोटी हो गई है ना, साइज़ में थोड़ी सी स्मॉल हो गई है, तो उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो, हमारी RBC का हो जाना, तो माइक्रोसाइटिक बोल देते हैं, मतलब कि सेल का माइक्रो हो जाना। तो साइटिक यहाँ सेल से डिनोट कर रहा है, माइक्रो मतलब छोटा हो जाना। जब हमारी RBC का साइज छोटा हो जाता है, माइक्रोसाइटिक हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया इसको हो गया है। मान लो किसी का हीमोग्लोबिन 6 ग्राम है, उसका MCV भी 80 से भी कम आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इसको माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो गया है। अब माइक्रोसाइटिक एनीमिया कब होता है, कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं जिसके कारण माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है। जैसे कि अगर किसी को आयरन की कमी है, आयरन डेफिशिएंसी अगर किसी को है, तो उसको माइक्रोसाइटिक, उसकी सेल छोटी हो जाएंगी। थैलेसीमिया किसी को अगर से है पेट में, है ना, और किसी को क्रॉनिक कोई डिसीज़ है,
जैसे और किसी को सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया है। सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, आयरन जो है आरबीसी में डिपॉजिट हो जाता है हमारा, है ना। तो इनमें से अगर से किसी भी टाइप का एनीमिया अगर उस व्यक्ति को रहेगा, ठीक है, तो उसकी सेल्स जो है उसका सेल का साइज छोटा हो जाएगा। और सेल का साइज छोटा हम लोग माइक्रोस्कोप में अगर ना भी देखें, अगर हम लोग एमसीवी को देख लें, अगर वो 80 से कम आ रहा है सीबीसी रिपोर्ट में, तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसको माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो गया है, ठीक है। और माइक्रोसाइटिक एनीमिया के हमको 3-4 रीजन पता है। इनका अगर टेस्ट कराएंगे, मान लो कि किसी का एमसीवी 80 से कम है, तो आयरन टेस्ट कराएंगे, और आयरन टेस्ट में अगर से उसका आयरन की कमी आती है तो हमको फिर कंफर्म हो जाएगा कि अच्छा इसको आयरन डेफिशिएंसी ही एनीमिया है। तो फिर आयरन की वो टैबलेट खाएगा तो फिर उसका हीमोग्लोबिन जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी को थैलेसीमिया है तो फिर वो उसको आयरन की टैबलेट हम लोग नहीं दे सकते हैं ना, क्योंकि आयरन की टैबलेट में उसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए मिल सकते हैं। तो एमसीवी कम होना का मतलब होता है इन 4 में से कुछ एक हो सकता है ना। अगर इन 4 में से कुछ हम लोग इन सब के अलग अलग टेस्ट होते हैं, अलग अलग टाइप से, तो इनके टेस्ट कराएंगे अगर से, तो हमको पता चल जाएगा कि क्यों उसकी आरबीसी छोटी हो गई है। देन अगर से किसी का जो एमसीवी है वो 80 से 100 के बीच आ रहा है, 80 से 100 फेमटोलीटर के बीच अगर से आ रहा है, तो उसका जो आरबीसी है उसका साइज नॉर्मल है, तो उसको बोलते हैं नॉर्मोसाइटिक, ठीक है। और अगर से किसी का हीमोग्लोबिन इसके साथ कम भी हो गया है तो उसको बोलेंगे नॉर्मोसाइटिक एनीमिया हो गया है उसको। अब नॉर्मोसाइटिक एनीमिया कब हो जाता है, जब किसी को ब्लड लॉस किसी को हो जाए, मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, अब उसको कोई बीमारी तो है नहीं है, ना ही आयरन की कमी है, ना ही उसको थैलेसीमिया है, लेकिन उसका ब्लड लॉस एकदम से हो गया। तो जब ब्लड लॉस हो जाएगा तो उसकी बॉडी में तो नॉर्मल ही आरबीसी थी, लेकिन ब्लड की कमी हो गई है उसको, तो एनीमिया तो उसको हो गया है, लेकिन उसकी आरबीसी का साइज में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, आरबीसी तो नॉर्मल साइज की ही है। तो ये जो होता है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और मान लो अगर किसी को सर्जरी अगर किसी की हो रही होती है, फिर ब्लड में हीमोलाइसिस अगर से हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि नॉर्मोसाइटिक एनीमिया हमको देखने के लिए मिलता है। मतलब सेल का साइज तो नॉर्मल है, लेकिन उसमें क्या है कि हमको एनीमिया देखने के लिए मिल रहा है, खून की कमी देखने के लिए मिल रही है। अर्ली आयरन डेफिशिएंसी में भी बोल सकते हैं, लेकिन आयरन डेफिशिएंसी का पॉइंट अगर यहाँ ना भी हम लोग देखें तो भी हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने हमको एक एक्यूट ब्लड लॉस पे ध्यान देना है, हीमोलाइसिस पे ध्यान देना है, ये 2 पॉइंट्स हमारे मेन है यहाँ पे नॉर्मोसाइटिक में। देन हम लोग देखें मैक्रोसाइटिक एनीमिया, मतलब अब साइज आरबीसी का बड़ा हो जाएगा। अगर से एमसीवी किसी का 100 से ज़्यादा आ रहा है तो उसकी आरबीसी का साइज हम लोग बोलेंगे उसकी आरबीसी का साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया है। अब अगर आरबीसी का साइज उसका बड़ा हो गया है तो किसके कारण हो सकता है, उसको विटामिन B12 की कमी हो सकता है उसको फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो। फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की टैबलेट हम उसको देंगे तो उसके जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, उसका जो हीमोग्लोबिन है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब और भी रीज़न हो सकते हैं, जैसे कोई अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, ठीक है, किसी को लीवर डिसीज़ है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, रेटिकुलोसाइटोसिस है ना। तो ये सब चीज़ें अगर किसी को होती हैं तो उसका हमारा जो है आरबीसी का साइज बढ़ सकता है, और एमसीवी हमको यहाँ पे 100 से ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने एमसीवी के बारे में बात कर ली कि एमसीवी अगर से कम होता है, नॉर्मल रहता है, ज़्यादा रहता है, और खून की अगर किसी को कमी हो जाती है तो कैसे हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि क्या उसको हो सकता है, किस चीज़ की कमी हो सकती है, या फिर क्या रीज़न हो सकता है उसको खून की कमी होने का, है ना। अब हम लोग ग्राफ के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो नॉर्मल जो आरबीसी का साइज होता है, यहाँ देखो जो हमारे लिखा हुआ है 7.2 माइक्रोन, तो नॉर्मल जो आरबीसी का साइज होता है वो 7.2 माइक्रोन होता है। जब हम लोग सीबीसी मशीन में देखते हैं आरबीसी का ग्राफ, तो ऐसा आरबीसी का ग्राफ आता है। यहाँ नीचे दिखता है जो लाइन, वो साइज की लाइन है कि कितने साइज की आरबीसी है, और यहाँ जो हमको दिखता है आरबीसी, नंबर ऑफ़ आरबीसी कितनी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ आरबीसी कितनी साइज पर रिलाई कर रही हैं वो हमको यहाँ पे इस ग्राफ से समझ में आएगा। अगर 7.2 माइक्रोन से किसी की आरबीसी छोटी हो जाएगी तो उसका ग्राफ जो है इस तरफ से बनाई देगा, 7.2 के पहले बना हुआ दिखाई देगा। पीक जो रहेगी हमारी, जो ऊपर वाली पीक है वो 7.2 के पहले की दिखाई देगी। तो इससे हम लोग डाउनलोड कर ग्राफ देख के भी हम लोग बता सकते हैं कि उसको माइक्रोसाइटिक एनीमिया का कर्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको, ठीक है। ग्राफ अगर से 7.2 माइक्रोन है उसके ऊपर अगर इसकी पीक बन रही है तो फिर नॉर्मल उसकी आरबीसी का साइज है ना, साइज उसका नॉर्मल है। और नॉर्मोसाइटिक अगर एनीमिया है भी उसको, अगर एक नॉर्मल तो नॉर्मोसाइटिक रहेगा अगर से, और खून की कमी नहीं रहेगी तो ऐसे ही ग्राफ बने, नॉर्मल व्यक्तियों का ऐसे ही ग्राफ बनता है। लेकिन अगर किसी को खून की कमी हो जाती है तो उसका ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा, और उसको नॉर्मोसाइटिक एनीमिया है, ठीक है। देन अगर किसी को माइक्रोसाइटिक एनीमिया है, मतलब आरबीसी का साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो जो हमारे 7.2 की जो लाइन है, इससे जो हमारा ग्राफ जो है थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा हमारा, है ना। आगे की तरफ जब ग्राफ हमारा शिफ्ट हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कि उसको मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो गया है। तो हम लोग इन ग्राफ्स को अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से रीड कर रहे हैं, जो सीबीसी मशीन में दिखाई देते हैं, तो इन ग्राफ्स से भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि आइडिया लगा सकते हैं कि इसके जो है आरबीसी जो है वो नॉर्मोसाइटिक है, माइक्रोसाइटिक है, फिर मैक्रोसाइटिक है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ग्राफ सब लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये जो तीनों हमारे पॉइंट हैं, माइक्रो, नॉर्मो और मैक्रो, एमसीबी के बेस पे, तो ये समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग दूसरे पैरामीटर पे चलते हैं। इसके दूसरा पैरामीटर जो हमारा है वो है MCH,
ठीक है, MCH या फिर MCHC भी हम लोग दोनों को यहाँ पे समझ लेंगे। ठीक है, तो अगर से किसी का MCH अगर से कम हो जाता है, ठीक है, अगर से देखो यहाँ पे हम लोग को कंडीशन कुछ बताई गई हैं। जैसे कि कंडीशन ये वाली है कि अगर से किसी को अगर नॉर्मल किसी का रहता है MCH, जैसे कि 27 से 31 के आसपास हमारा जो है नॉर्मल रहता है हमारा पिकोग्राम पर सेल। ठीक है, पर सेल की बात चल रही है यहाँ पे, है ना। पर सेल जो हमारा है 27 से 31 पिकोग्राम पर सेल हमारा जो है हीमोग्लोबिन होता है, तो हमारी RBC ऐसी दिखाई देती है। सेंटर में छोटा सा पिलार दिखाई देता है जो कि पेल कलर का दिखाई देता है, मतलब RBC पूरी रेड दिखाई देगी और हल्का सा पेल है वो हल्का सा पिंक कलर का दिखाई देगा, हल्का सा वाइटिश दिखाई देगा। नॉर्मल RBC ऐसी दिखाई देती है। ठीक है, अगर से किसी को हाइपोक्रोमिया हो गया, हाइपोक्रोमिया मतलब कि अगर से हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, एनीमिया हो गया है, तो अंदर का जो वाइट वाला पार्ट है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। उसका बड़ा अगर पार्ट हो जाएगा तो उसको बोलेंगे कि यार इसको हाइपोक्रोमिया हो गया। हाइपो मतलब कि कम हो जाना और क्रोमिया मतलब कलर। ठीक है, तो हाइपो मतलब कम और क्रोमिया मतलब कलर, कलर का कम हो जाना। तो कलर का कम हो सकता है जब उसको एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया तो खून की कमी हो जाएगी, तो उसको क्या है कि RBC के अंदर जो है हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो हमको यहाँ पे थोड़ा सा वाइट वाला जो पोर्शन है वो ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हाइपोक्रोमिया कब हो सकता है, किसी को मान लो आयरन की कमी हो गई, किसी को है ना फॉलिक एसिड की कमी हो, तो और इनकी कमी हो जाएगी कभी, तो कभी कभी ये हो सकता है कि हमको इस टाइप का पिलार बड़ा दिखाई दे, नॉर्मल से ज़्यादा बड़ा दिखाई दे। ठीक है, अब हाइपरक्रोमिया क्या होता है? हाइपरक्रोमिया में क्या होता है कि हमारा जो हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन है वो पर RBC बढ़ जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा था, पर RBC नॉर्मल रह रहा था, यहाँ पे हाइपोक्रोमिया जब हो रहा था पर RBC 27 से कम हो जा रहा था। अगर अब MCH जो है वो पर RBC जो हम 31 तक हमारा हायर रेंज है, तो उससे अगर ज़्यादा हो गया तो हमको RBC जब माइक्रोस्कोप में हम लोग देखेंगे तो हमको इस टाइप की दिखाई देगी। उसका जो पिलार जो है बीच का जो हमको पुलर वाला जो क्षेत्र है, बीच वाला जो क्षेत्र है हमारा सेंटर वाला, सेंटर पिलार जो है वो सेंटर पिलार जो हमारा है थोड़ा सा और छोटा दिखाई देगा। तो अब ये कब होता है, जब किसी को स्फेरोसाइटोसिस एक डिसीज़ होती है, कल हम लोगों ने ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट में पढ़ा हुआ था। स्फेरोसाइटोसिस करके एक हेरिडेटरी स्फेरोसाइटोसिस होती है बीमारी, इसको हम लोग ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट से पता कर लेते हैं। तो अगर वो बीमारी किसी को अगर हो जाएगी तो उसको हाइपरक्रोमिया हमको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये MCB से हम लोग इस टाइप से उसको डिनोट कर सकते हैं। अब देखो MCB लो कब होता है, हाइपोक्रोमिया कब होता है, किसी को आयरन की कमी हो जाए, थैलेसीमिया हो जाए, तो इस टाइम पे हमको क्या होता है, हाइपोक्रोमिया दिखाई देता है। ठीक है, अब हाइपरक्रोमिया कब दिखाई देता है? हाइपरक्रोमिया हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस की कंडीशन में हमको दिखाई देता है। ठीक है, या फिर हम लोग को फॉल्स में, मतलब कि अगर से कभी कभी क्या होता है कि हमको फॉल्स में हमको हाइपरक्रोमिया दिखाई दे सकता है। जैसे कि अगर से कोल्ड एग्लूटिनेशन पेशेंट को है, लाइपेमिया है ना, ये सब चीज़ें भी हमारी इफेक्ट करती हैं MCH के ऊपर, है ना, कि इनके जो कंसंट्रेशन है उसके ऊपर इनका इफेक्ट पड़ जाता है। कई बार अगर से कोल्ड एग्लूटिनेशन में क्या होता है कि हमारी जो सेल्स है वो आपस में चिपक जाती हैं RBC एक दूसरे से, है ना, तो उस टाइम पे हमको क्या कहते हैं, फॉल्स इसका बढ़ा हुआ देखने के लिए मिल सकता है MCH जो हमारा होता है। ठीक है, CBC मशीन में फिर उसके लिए हम क्या करते हैं कि ब्लड को थोड़ा सा वार्म करते हैं, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस पे लेके आते हैं, तो फिर क्या होता है कि जो क्लम्स बने हुए हैं वो RBC के वो थोड़ा सा अलग अलग RBC हो जाते हैं, तो फिर हमारी रीडिंग मशीन जो सही देने लगती है। ठीक है, तो ये हमारा हमने बात कर ली ये MCH के बारे में। हम लोग MCHC के बारे में समझ लेते हैं। देखो MCHC जो होता है वो भी सेम हमारा MCH की जैसा ही है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारा जो नॉर्मल जो हमारा होता है MCHC जो हमारा नॉर्मल जो होता है वो हमारा 32 के नॉर्मल MCHC का जो हमारा है वो लगभग हमारा, एक मिनट में यहाँ पे थोड़ा सा एक बार इसको रिवाइज करके देख लेता हूँ। मैं सही समझ पा रहा हूँ कि नहीं? हाँ ठीक है, ये जो हमारा है वो 32 से 36 ही है ना। ठीक है, तो जो नॉर्मल MCHC जो हमारा होता है वो 32 से 36 ही होता है। ठीक है, लेकिन अगर से किसी को अलग अलग कंडीशन में MCH हमको बढ़ा हुआ दिखाई दे सकता है। जैसे कि अगर से किसी को मैक्रोसाइटिक एनीमिया है तो उसको हम लोग क्या, मैक्रोसाइटिक एनीमिया भी उसको नॉर्मोसाइटिक हमको एनीमिया, नॉर्मोसाइटिक हमको नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया हो सकता है। मतलब कि उसको RBC का साइज बड़ा तो हो गया है लेकिन उसके अंदर का जो हीमोग्लोबिन है वो लगभग सही मात्रा में है, तो हमको हमारे यहाँ पे MCHC जो है वो हमको नॉर्मल दिखाई देगा, 32 से 36 ही दिखाई देगा। अब कई बार क्या होता है कि किसी का आयरन डेफिशिएंसी वगैरह अगर किसी को हो जाती है तो उस टाइम पे हमारा क्या होता है, अंदर का जो पिलार जो है वो थोड़ा सा सेंटर पिलार से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो MCHC है वो 32 से कम हो जाएगा। यहाँ देखो इसकी जो नॉर्मल रेंज हमारी थी वो 27 से 31 थी, इसकी जो है वो 32 से स्टार्ट होती है, 36 तक हमारी नॉर्मल रेंज रहती है। तो ये हमको ये डिनोट करेगा कि जो हमारे अंदर हीमोग्लोबिन जो भरा हुआ है उसका कंसंट्रेशन कितना है। ठीक है, इसमें हीमोग्लोबिन कितना है और इसमें हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कितना है। जैसे कि जो सिकल सेल डिसीज होती है या फिर स्पेरोसाइटोसिस होती है उसमें हमारा MCHC जो बढ़ा हुआ दिखाई देता है।
और किसी का MCHC बढ़ा दिखाई देता है, जैसे कि हमारा MCV अगर से किसी का कम दिखाई देता है, MCH अगर किसी का कम दिखाई देता है और MCHC किसी का बढ़ा हुआ दिखाई देता है, तो वो हमारा इसको डिनोट करेगा कि किसी को हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस वगैरह हो सकता है, फिर सिकल सेल की बीमारी हो सकती है। तो इन कंडीशन में हमको क्या होता है कि हमको MCHC बढ़ा हुआ दिखाई देता है। तो ये हमारी ये MCH हो गया और एक MCHC की बात होगी कि कब हमको कम दिखाई देगा और कब हमको ये बढ़ा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो हमने MCV के बारे में बात कर ली, MCHC और MCH के बारे में बात कर ली। हम लोग थोड़ा सा RDW के बारे में बात कर लेते हैं। तो RDW का फुल फॉर्म होता है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन ब्रेथ। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग RBC का साइज के बारे में पता करते हैं। जैसे कि किसी को सिकल सेल की अगर बीमारी होती है तो उसके बॉडी में नॉर्मल सेल्स भी होती हैं और सिकल सेल्स भी होती हैं, तो उसका जो RDW है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हमको दिखाई देता है। ऐसे ही अगर किसी को आयरन डेफिशिएंसी की कमी, एनीमिया होता है, ठीक है, या फिर B12 की कमी होती है, तो उस टाइम पे भी क्या होता है, उसमें अलग अलग शेप की RBC दिखाई देती हैं। जैसे कि अगर हम लोग इस ग्राफ को अगर से देखें और या फिर इस पिक्चर्स को अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पे जो हमारी RBC है लगभग एक ही शेप की दिखाई दे रही है। थोड़ा सा बहुत डिफरेंस है, तो हमारा जो ग्राफ जो है वो हमारा इस टाइप का बना हुआ, मतलब एक सिंगल पॉइंट पीक ली हुई है और जो ग्राफ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी कम है। तो जो हमारा एग्जाम्पल जो A वाला है, इसको हम लोग एग्जाम्पल A बोल रहे हैं, इसमें RBC का साइज लगभग एक जैसा दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। तो हमारा जो एग्जाम्पल A में जो हमारा RDW है वो हमारा 13.5 है, ठीक है। लेकिन जो हमारा सेकंड वाला है, इसमें क्या है कि इस पेशेंट को आयरन की डेफिशिएंसी है। आयरन की डेफिशिएंसी है तो क्या होता है कि इसके जो RBC का साइज है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है और अलग अलग शेप की हमको RBC दिखाई देती हैं, और अंदर कहते हैं सेंटर पिलर भी थोड़ा सा बड़ा हो गया है इनको। तो इससे हमारा क्या हो कि MCHC भी थोड़ा सा बड़ा हुआ हमको दिखाई देगा इस पेशेंट का। तो इसमें तो अलग अलग शेप की RBC दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे जब इनका शेप जब डिनोट होता है कि कुछ RBC बहुत छोटी हैं, कुछ RBC नॉर्मल है और बहुत कुछ RBC थोड़ी सी बड़ी भी हैं। तो इस टाइप का जब किसी को डिस्ट्रीब्यूशन दिखाए, थोड़ा सा बड़ा कर्व जब किसी का हो जाता है, तो रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन जो है बड़ा हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ नॉर्मल था तो 13 से हमारा 13 से जो हमारा 17-18 के आसपास नॉर्मल माना जाता है ना, तो 13.5 आ रहा है, नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो बढ़ गया, 28% हो गया। 28% अगर किसी का हो गया तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, 28% है ना। तो कब बढ़ सकता है, आयरन वगैरह की अगर किसी को कमी होगी तो बढ़ सकता है। तो हम लोग कब कम होगा, कब नॉर्मल होगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर RDW किसी का बढ़ा हुआ आ रहा है, मतलब जब हम लोग CBC की रिपोर्ट देखते हैं उसमें अगर RDW बढ़ा हुआ है किसी पेशेंट का, तो वो हमको बताते हैं कि इसकी RBC का जो साइज़ है अलग अलग साइज़ की RBC है इसके अंदर, है ना, मिक्स पॉपुलेशन है RBC की। कब हो सकता है, जब किसी को आयरन की डेफिशिएंसी वगैरह हो तो उसकी RBC थोड़ी सी छोटी हो जाती हैं, कई बार नॉर्मल भी रहती हैं कुछ अलग केसेस में, ठीक है। और अगर किसी को ट्रांसफ्यूजन अगर से हुआ है, पोस्ट ट्रांसफ्यूजन में क्या होता है कि मान लो किसी को खून की कमी है, ठीक है, और थैलीसीमिया वगैरह है, अब उसको और सेल और थोड़ा सा ज़्यादा हमको ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसका मान लो 6-7 ग्राम HB आ रहा है। हमने किसी नॉर्मल व्यक्ति का उसको HB दिया, मतलब हीमोग्लोबिन दिया, इन द सेंस कि हमने उसको ब्लड चढ़ा दिया। तो जब हम लोग ब्लड उसको देंगे तो नॉर्मल व्यक्ति की RBC और उस पेशेंट की RBC जो है, तो वो उनमें फ़र्क रहेगा ना। नॉर्मल व्यक्ति की RBC लगभग 7.2 माइक्रोन की रहेंगी नॉर्मल साइज़ की, लेकिन जो व्यक्ति है जिसको हम लोग दिए हैं ब्लड, उसकी RBC थोड़ी छोटी रहेंगी, उसकी RBC थोड़ी छोटी रहेंगी, तो उन दोनों में डिफरेंस रहेगा। तो जब यहाँ पे कर्व बनेगा हमारा, तो कर्व थोड़ा सा हमारा अलग बनेगा, थोड़ा सा बड़ा बनेगा हमारा। जब कर्व जो बनेगा, कई बार 2 पॉइंट भी दिखाई देते हैं। 2 पॉइंट मतलब एक यहाँ छोटा सा पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बाकी यहाँ पे एक बड़ा सा पॉइंट दिखाई दे रहा है। जो पेशेंट की RBC और जो डोनर की RBC है, उन दोनों का कर्व भी कभी कभी अलग अलग हमको दिखाई दे सकता है, अलग अलग हमको पॉइंट्स दिखाई दे सकते हैं उस कर्व के। तो जो हमारा जो टोटल जो नीचे हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ हो रहा है अलग अलग तरीके से, जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जितने ज़्यादा साइज़ की हमको RBC मिलेंगी, तो उतना ज़्यादा हमारा RDW जो है वो हाई होगा हमारा, ठीक है। नॉर्मल RDW या फिर हमारा नॉर्मल RDW कब होता है, जब हमारा MC भी लो हो जाता है, मतलब हमारा जो हीमोग्लोबिन का कंसनट्रेशन है वो कभी कभी कम हो जाता है, तो भी हमको RDW नॉर्मल देखने के लिए मिल सकता है। जैसे कि थैलीसीमिया अगर किसी को है, तो जैसे कि अगर से किसी व्यक्ति को थैलीसीमिया हो जाता है तो उसकी RBC का साइज थोड़ा छोटा हो जाता है, लेकिन एक जैसी RBC देखने के लिए मिलती है, ऐसा नहीं कि अलग अलग शेप की RBC देखने के लिए मिलेंगी। जैसे कि सिकल सेल में क्या होता है कि नॉर्मल RBC भी रहती है, सिकल शेप की भी रहती है, तो हमारा जो RDW है वो बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलता है। लेकिन थैलेसीमिया के केस में लगभग सारी RBC लगभग थोड़ी छोटी हो जाती हैं। जब सारी RBC लगभग थोड़ी छोटी हो जाएंगी तो हमको RDW तो वहाँ पे हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, हमको नॉर्मल देखने के लिए मिलेगा, लेकिन MC भी बड़ा देखने के लिए हमको मिलेगा,
मतलब जो एमसीवी जो इसका कंसंट्रेशन है हीमोग्लोबिन का आरबीसी के अंदर वो हमको कम देखने के लिए मिलेगा कंसंट्रेशन, ठीक है। और उसको एचबी भी उसका कम देखने के लिए मिलेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमको सीबीसी में पता करते हैं कि किसी का आरडीडब्ल्यू बढ़ा हुआ है तो क्या हो सकता है, किसी का कम है तो क्या हो सकता है, नॉर्मल के साथ अगर एमसीवी लो है तो उसको क्या दिक्कत हो सकती है। और ये जो सारे क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन है उसको हम थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे तो और डिटेल में अभी हम लोग देखेंगे इसके बारे में, है ना। यहाँ पे हम लोग अभी ये मान के चलें कि हमारा जो रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन है उससे हमको ये पता चलता है कि आरबीसी का साइज कैसा है ना। और मेन हमारा इसको जब देखा जाता है जब किसी को आयरन की कमी होती है या फिर सिकल सेल की बीमारी होती है तो उस टाइम पे हमारा आरडीडब्ल्यू बढ़ा हुआ देखने के लिए हमको मिलता है, ठीक है। और कई बार हमको फॉलिक एसिड या फिर विटामिन B12 की कमी के कारण भी बढ़ा हुआ देखने के लिए मिल सकता है। मतलब हमारा अगर आरबीसी का शेप अगर उल्टा सीधा है तो हमको बढ़ा हुआ ही देखने के लिए मिलेगा। एक जैसी आरबीसी हैं, नॉर्मल व्यक्ति की भी एक जैसी हो सकती है और थैलेसीमिया वाले पर्सन की भी एक जैसी हो सकती है, तो वहाँ पे हमको ये नॉर्मल दिखाई देगा आरडीडब्ल्यू जो हमारा होता है, ठीक है। हम लोग कुछ प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग लैब में काम करते हैं तो हमको कुछ अलग अलग टाइप के पैटर्न्स दिखाई देते हैं। इन जो हमारे रेड सेल इंडाइसिस हैं इन्हीं के अलग अलग पैटर्न्स दिखाई देते हैं। तो कैसे पैटर्न्स दिखाई देते हैं, जैसे कि अगर किसी का एमसीवी कम है तो उसकी सेल जो है माइक्रोसाइटिक हो जाएंगी, ठीक है। माइक्रोसाइटिक मतलब एमसीवी कम रहना, और एमसीवी कम के साथ आरडीडब्ल्यू अगर हाई मिल रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि उसको आयरन की कमी हो सकती है। जब किसी को आयरन की कमी होती है तो उसकी सेल्स कुछ सेल छोटी रहती हैं, कुछ सेल बड़ी रहती हैं, ठीक है। कुछ सेल छोटी और कुछ सेल बड़ी रहेंगी तो हमारा जो आरडीडब्ल्यू है वो बढ़ जाएगा। लेकिन जो हमारी जो सेल छोटी हैं तो उसके कारण हमको थोड़ा सा हमको जो हमारा एमसीवी है वो कम देखने के लिए मिलेगा, मतलब 80 से कम देखने के लिए मिलेगा। तो हम उसको बोलेंगे उसको माइक्रोसाइटिक एनीमिया, मतलब सेल छोटी हैं उसकी लेकिन अलग अलग टाइप की सेल है, तो आरडीडब्ल्यू बढ़ा मिलेगा और हमको सेल जो है थोड़ी छोटी देखने के लिए मिलेंगे, तो हम उसको बोल सकते हैं कि उसको आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो पता कैसे चलेगा कि आयरन की डेफिशिएंसी है, तो उसको हम लोग आयरन टेस्ट करा सकते हैं, फेरेटिन या फिर टीआईबीसी टेस्ट करा सकते हैं, जिससे कि हम उसको कंफर्म कर सकें उसको कि आयरन की ही डेफिशिएंसी है। अब कई केस ऐसे होते हैं जिसमें कि सेल का साइज थोड़ा छोटा देखने के लिए मिलता है, मतलब एमसीवी हमको कम देखने के लिए मिलता है, माइक्रोसाइटिक देखने के लिए मिलता है। आरडीडब्ल्यू जो है वो हमको नॉर्मल देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और आरबीसी काउंट हमको नॉर्मल या फिर बढ़ा हुआ देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो उस टाइम पे हमको थैलेसीमिया ट्रेट अगर कोई व्यक्ति है, थैलेसीमिया अगर कोई ट्रेट व्यक्ति है तो थैलेसीमिया में क्या होता है कि आरबीसी का साइज थोड़ा छोटा हो जाता है लेकिन एक जैसी आरबीसी रहती हैं, तो इसलिए हमारा आरडीडब्ल्यू है वो नॉर्मल दिखाई देगा, ठीक है। और सेल्स का काउंट इसमें कई बार कम होता है, एक्चुअली कम तो होता नहीं है थैलेसीमिया में सेल का साइज, आरबीसी काउंट हमारा नॉर्मल ही रहेगा, कई बार बढ़ भी जाएगा आरबीसी साइज, लेकिन हमको यहाँ पे हीमोग्लोबिन कम देखने के लिए मिलेगा, सेल थोड़ी छोटी देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। और आरडीडब्ल्यू हमको नॉर्मल देखने के लिए मिलेगा। इस टाइप का हमको कंडीशन दिख रही है सीबीसी के अंदर, तो हम उसको थैलेसीमिया के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि थैलेसीमिया ट्रेट इसका हो सकता है। कंफर्म कैसे करेंगे, जब हम लोग किसी उसका एचपीएलसी या फिर हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस जब टेस्ट करेंगे उसका, तो हमको कंफर्म हो जाएगा कि उसका थैलेसीमिया ट्रेट है कि नहीं है उसका, है ना। तो हमारी सीबीसी की रिपोर्ट से देखो हम लोग यहाँ पे आयरन की कमी भी पता लगा सकते हैं और कंफर्मेशन के लिए आयरन टेस्ट करा सकते हैं। थैलेसीमिया के बारे में थोड़ा सा आइडिया रख सकता है हमको, कंफर्मेशन के लिए हम लोग उसका इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट कराएंगे। अब देखो अगर किसी की आरबीसी का साइज थोड़ा बड़ा हो गया है, मैक्रोसाइटिक हो गया है और उसका जो है आरडीडब्ल्यू भी हाई आ रहा है, तो आरडीडब्ल्यू हाई का मतलब होता है कि उसके सेल अलग अलग साइज की सेल हैं उसकी बॉडी के अंदर और बड़ी सेल हैं थोड़ी सी, है ना, बड़ी सेल्स भी हैं। तो बड़ी सेल क्या होती है, जब फॉलिक एसिड या फिर विटामिन B12 की कमी हो जाती है, तो अगर फॉलिक एसिड विटामिन B12 की कमी आएगी तो हमको आरबीसी जो सीबीसी रिपोर्ट होगी उसमें हमको एमसीवी जो है बढ़ा देखने के लिए मिलेगा और आरडीडब्ल्यू भी हमको बढ़ा देखने के लिए मिलेगा। फिर हम लोग उसका फॉलिक एसिड या फिर विटामिन B12 टेस्ट के लिए उसको बोल सकते हैं कि आप ये टेस्ट करा लो, हो सकता है इसकी कमी हो, इसके कारण आपको ये दिक्कत देखने के लिए मिल रही हो। ये सब चीज़ें हम लोग तब देखते हैं जब हमारा जो खून की अगर हमको कमी हो जाती है, मान लो एनीमिया 9-10 आ रहा है और इस टाइप के पैरामीटर दिखाई दे रहे हैं, तो हमको किस वजह से वो खून कम हुआ है, ये आयरन की कमी से हुआ है कि थैलेसीमिया के कारण हुआ है या विटामिन B12 फॉलिक एसिड के कारण हुआ है, तो वो हम वहाँ पे कोरिलेट करते हैं, ठीक है। कुछ और पॉइंट देख लेते हैं, जैसे किसी की आरबीसी का साइज नॉर्मल है ना, हमारा जो एमसीवी है वो 80 से 100 के बीच आ रहा है, लेकिन रेटिकुलोसाइट काउंट हाई आ रहा है। रेटिकुलोसाइट काउंट हाई आना मतलब कि हमारी जो है आरबीसी टूट रही है और नई आरबीसी बन रही है बोन मैरो से, लेकिन वो प्रॉपर मैच्योर नहीं हो पा रही हैं और हमारे रेड ब्लड सेल्स जो हमारा पेरिफेरल ब्लड है उसमें आ जा रही हैं। तो क्या होगा कि जो वो मैच्योर नहीं होती है तो आरबीसी के पहले की जो स्टेज होती है, आरबीसी बनने की जो पहले की स्टेज होती है उसको रेटिकुलोसाइट सेल हम लोग बोलते हैं, रेटिकुलोसाइट स्टेज होती है। तो अगर से किसी का एमसीवी जो है नॉर्मल है
है ना, कि उसका एमसीवी माइक्रो भी नहीं है, मैक्रो भी नॉर्मोसाइटिक है, नॉर्मल है, और उसको में रेटिक काउंट अगर किसी का हाई दिखाई दे रहा है, रेटिकुलोसाइट काउंट जो हम लोग करते हैं पेशेंट का, उसका अगर हाई दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा इंडिकेशन हो सकता है कि उसको हीमोलाइसिस हो रहा होगा, ब्लड उसका टूट रहा होगा, या फिर उसको ब्लड बहुत जल्दी उसका कहीं एक्सीडेंट वगैरह या फिर सर्जरी के कारण ब्लड उसकी बॉडी से चला गया होगा। तो बॉडी जो हमारी बॉडी होती है, जो ब्लड हीमोलाइज हो गया है फिर बॉडी से निकल गया है, चाहे सर्जरी के थ्रू निकला हो या फिर एक्सीडेंट के थ्रू निकला हो, तो उसको रिकवर करने के लिए वो क्या करती है, कुछ आरबीसी को बहुत जल्दी जल्दी बनाती है। उस चक्कर में कुछ जो इमेच्योर आरबीसीज होती हैं, रेटिकुलोसाइट्स होती हैं, वो भी हमारे ब्लड में आने लगती हैं। तो वो हमारा इंडिकेट होता है कि एमसीवी नॉर्मल है, रेटिकुलोसाइट आ रही है, तो ये कंडीशन इसकी हो सकती हैं। देन अगर किसी का एमसीएससी कम आ रहा है, तब एमसीएससी जो है कम है, तो उसको हाइपोक्रोमिया हो सकता है, और हाइपोक्रोमिया हमारा आयरन की डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है, ठीक है। और अगर एमसीएससी हमारा हाई आ रहा है, बढ़ा हुआ आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस हो सकता है, जिसके कारण उसका जो है एनीमिया उसको जो है एमसीएससी हाई देखने के लिए मिल रहा है। या फिर लैब आर्टिफैक्ट्स हो सकते हैं। लैब आर्टिफैक्ट्स मतलब जैसे मैंने बताया कि किसी को हो सकता है कि आगुलुटिनेशन हो रहा हो, कोल्ड आगुलुटिनेशन हो गया हो। जब पेशेंट जो होते हैं, जब कुछ कोल्ड में, जैसे अभी जो ठंड का सीज़न चल रहा है, तो इस सीज़न में क्या होता है, कई बार जो है जो आरबीसीज होती है वो आपस में चिपक जाती हैं, है ना, कोल्ड आगुलुटिनेशन कर लेती हैं आरबीसी। जब फिर हम उसको मशीन में रन करते हैं, तो हमको क्या होता है कि सब सारी चीज़ें नॉर्मल उसकी देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन हमको एमसीएससी जो है थोड़ा सा बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलता है। तो वहाँ पे क्या है कि आरबीसी आपस में चिपक करके थोड़ा सा हमको डेंसिटी थोड़ा सा हमको बढ़ाई हुई दिखाई देती है किसकी, हीमोग्लोबिन की, तो उसका एमसीएससी बढ़ा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल है, कोल्ड आगुलुटिनेशन के कारण दिखाई दे रहा है बढ़ा, लेकिन हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस होगा तो उस कंडीशन में भी हमको बढ़ा हुआ दिखाई देगा, है ना। तो दो कंडीशन हो सकती है, एक तो हो सकता है कि कोल्ड आगुलुटिनेशन हो, या फिर हो सकता है उसको बीमारी ही हो, जो कि जेनेटिक बीमारी होती है हमारी हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस, है ना। तो ये कुछ कंडीशन है, अलग अलग हम लोग यहाँ पे कॉम्बिनेशन से हम लोग एक नतीजे पे पहुँच सकते हैं कि उसको क्या बीमारी हो सकती है उस पेशेंट को, ठीक है। चलो आगे हम लोग बात कर सकते हैं कुछ आर्टिफैक्ट्स वगैरह, जो हम लोगों ने पीछे बात करी थी, उन आर्टिफैक्ट्स में क्या क्या आर्टिफैक्ट्स हमारे आ सकते हैं जो कि हमारे सीबीसी के पैरामीटर को इफेक्ट करेंगे। देखो हम लोगों ने नॉर्मल पढ़ लिया क्या होता है, कितनी रेंज होती है नॉर्मल में, एबनॉर्मल भी पढ़ लिया किस किस कारण एबनॉर्मल हो सकता है। अब हमको कुछ ऐसी कंडीशन पता होनी चाहिए जिसके कारण एबनॉर्मल है तो नहीं पेशेंट के अंदर, लेकिन आ रहा है एबनॉर्मल, है ना। तो ऐसी कौन सी कंडीशन हो सकती है जिसके कारण पेशेंट के सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन कुछ आर्टिफैक्ट्स के कारण उसमें एबनॉर्मलिटी दिखाई दे रही है। जैसे कि मैंने बात करी थी कोल्ड आगुलुटिनेशन की, तो कोल्ड आगुलुटिनेशन में फॉल्स मैक्रोसाइटोसिस देखने के लिए मिलता है, मतलब उसका थोड़ा सा एमसीवी बढ़ा हुआ देखने के लिए मिल सकता है, एमसीएचसी थोड़ा सा बढ़ा हुआ देखने के लिए मिल सकता है सीबीसी रिपोर्ट में। तो हमको लगा कि इसका बढ़ा हुआ क्यों आ रहा है, एमसीएचसी एमसीवी क्यों बढ़ा हुआ आ रहा है, तो हो सकता है उस पेशेंट के अंदर कोल्ड आगुलुटिनेशन हो रहा हो उस पेशेंट के सैंपल में। तो फिर हम उसमें क्या करेंगे कि उस सैंपल को थोड़ा सा वार्म करेंगे, 37 डिग्री सेल्सियस पर थोड़ी देर के लिए उसको रखेंगे, और फिर हम उसको सीबीसी रन करेंगे। तो फिर हमको पता चलेगा कि फिर अगर उसका एमसीवी और एमसीएचसी हमारा नॉर्मल हो जाता है, तो फिर हम बोलेंगे कि हमारा कोल्ड आगुलुटिनेशन हो रहा है सीबीसी सैंपल में, इसके कारण हमको ये बढ़ा हुआ देखने के लिए मिल रहा है ना। तो ये कुछ हमको ऐसा मतलब कि सब कुछ नॉर्मल है, मान लो उसका हीमोग्लोबिन भी लगभग 15 के आसपास है, फिर भी उसमें मैक्रोसाइटोसिस देखने के लिए मिल रहा है, तो वो कोल्ड आगुलुटिनेशन के कारण भी हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग देन बात करते हैं कुछ और चीज़ें हो सकती है, जैसे कि हम लोग ईडीटीए में हम लोग सीबीसी का सैंपल लेते हैं, सीबीसी जो टेस्ट करते हैं वो ईडीटी एंटीकोगुलेंट के साथ करते हैं। कई बार, बहुत रेयर होता है, ऐसा हर बार नहीं होता है, बहुत कुछ हज़ार सैंपल में ऐसा हो सकता है किसी एक आध दो सैंपल में कि आरबीसी थोड़ी सी स्वेलो हो जाए या फिर श्रिंक हो जाए ईडीटीए के कारण, ठीक है। ईडीटीए थोड़ा सा इफेक्ट कभी कभी कर सकता है, तो हमको थोड़ा सा एमसीवी में फ़र्क देखने के लिए मिल सकता है, मतलब थोड़ी सी बड़ी हो गई आरबीसी ईडीटीए के कारण, तो एमसीवी हमको बढ़ा हुआ देखने के लिए मिल सकता है। अगर श्रिंक कर गई आरबीसी, छोटी हो गई आरबीसी, तो हमको एमसीवी कम देखने के लिए मिल सकता है। तो हम लोग माइक्रोसाइटिक में यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं कभी कभी पेशेंट में, और वो इफेक्ट होगा ईडीटीए का, ना कि उस पेशेंट में कोई दिक्कत है ना। तो कई बार ये चीज़ें भी हमको ध्यान रखनी है कि ईडीटीए में दिक्कत हो सकती है, कोल्ड आगुलुटिनेशन हो सकता है, और क्या हो सकता है, सीवियर लाइपेमिया है अगर किसी को, या फिर सीवियर हाइपर बिलिरुबिनीमिया है, मतलब कि अगर किसी का बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, या फिर किसी का अंदर जो है लिपिड का कंटेंट, कई बार लिपिड के कुछ चाइलोमाइक्रोन्स होते हैं, मतलब लिपिड के कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो कि ब्लड में क्या होते हैं, मौजूद रहते हैं। इसके कारण हल्का सा हम लोग, कभी कभी आपने देखा होगा कि
जो लोग लैब में काम करते हैं, किसी पेशेंट का सैंपल, सीरम सैंपल सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उनका सैंपल जो है हल्का सा वाइट कलर का उसका सीरम दिखाई देता है हमको, वाइट कलर का, थोड़ा सा मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है सीरम, हल्का सा वाइटिश दिखाई देता है। तो उस कंडीशन को लाइपेमिया बोलते हैं। मतलब लिपिड के कुछ पार्टिकल्स जो हैं, है ना, वो लिपिड के कुछ पार्टिकल्स हमारे सीरम में मौजूद हैं, ठीक है, या फिर प्लाज्मा में प्रेजेंट है हमारे। तो वो अगर सीरम लिपिड के कुछ पार्टिकल्स जो वो हमारे हैं, तो वो अगर से सीबीसी ब्लड में मतलब प्लाज्मा में अगर प्रेजेंट रहेंगे, या फिर किसी का बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा रहेगा, तो वो हमारा एचबी को इफेक्ट कर सकता है। कैसे एचबी को इफेक्ट करेगा कि जब हमारा आरबीसी, हम लोग एचबी कब मेजर करते हैं, जब हम लोग सीबीसी करते हैं तो एचबी कैसे मेजर होता है कि आरबीसी को लाइज करती है सीबीसी मशीन, और देन उसका जो है फोटोमेट्रिक इफेक्ट से, मतलब कि बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ जो होता है उस लॉ के थ्रू क्या करती है कि उसका कलर देखती है कि कितना कलर है, कितनी डेंसिटी का कलर है, तो उस कलर से वो फिर एचबी बताती है कि कितना एचबी इसका हो सकता है। लेकिन यहीं किसी का बिलिरुबिन अगर बढ़ गया तो कलर में तो इफेक्ट पड़ेगा ना उसके, और जो कलर में इफेक्ट पड़ेगा उसके कारण क्या हो सकता है कि थोड़ी सी फॉल्स रीडिंग आ सकती है पेशेंट की। ऐसे लिपिड के टाइम पे रहेगा कि लिपिड के कारण उसका जो कलर है थोड़ा सा डेंस हो जाएगा, तो उसके कारण भी हमारा हीमोग्लोबिन में फर्क पड़ सकता है कई बार पेशेंट में, है ना। तो इन दो कंडीशन में भी हमारा क्या है, सीबीसी का जो पैरामीटर हीमोग्लोबिन होता है उसमें फर्क पड़ सकता है, लाइपेमिया और हाइपर बिलिरुबिनेमिया के कारण। फिर हम लोग देखते हैं कि अगर किसी का WBC हाई है या फिर प्लेटलेट जो है काउंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो ये हमारा क्या होता है कि ये हमारे रेड सेल इंडाइसिस में इफेक्ट कर सकते हैं। जब हम लोग जो हम लोग MCV और MCSC के जब कैलकुलेशन वगैरह करते हैं तो उस टाइम पे अगर बहुत ज़्यादा किसी को, जैसे किसी का WBC बहुत ज़्यादा हाई है, हाई मतलब कि ब्लड कैंसर वगैरह की कंडीशन भी कई बार हो सकती है, तो उस टाइम WBC बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो फिर वो हमारे इस रेड सेल इंडाइसिस जो MCV MCSC इनके पैरामीटर्स पे भी इफेक्ट कर सकते हैं, ना, कि हमको देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि इनकी नॉर्मली इनका जो काउंट है वो कम रहता है। आज जो हमारा WBC है वो लगभग 4000 से 11000 के आसपास रहता है, प्लेटलेट 1.5 लाख से 4 लाख के आसपास रहता है। लेकिन अगर ये बढ़ गई, है ना, बढ़ गई मतलब कि WBC अगर किसी का 1 लाख पहुंच गया, मतलब 4000 11000 नॉर्मल है, 10 गुना बढ़ गया, तो भाई वो तो इफेक्ट करेगा ना फिर आरबीसी काउंटिंग, या फिर आरबीसी के जो बाकी जो पैरामीटर्स होते हैं उन पैरामीटर्स पे, है ना। वैसे प्लेटलेट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो भी वो हमारे जो है इन जो रेड सेल इंडाइसिस होते हैं उस पर इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को रेटिकुलोसाइटोसिस हो गया है, मतलब रेटिकुलोसाइट्स जो है हमारी बढ़ गई हैं, है ना, नॉर्मल ब्लड जो हमारा पेरिफेरल ब्लड होता है इसमें अगर किसी के अंदर रेटिकुलोसाइट जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं, तो वो हमारा है MCV को इंक्रीज दिखा सकती हैं, बढ़ा हुआ दिखाई दे सकती है MCV को, है ना। तो वो हमारा क्या है कि हम उसको बोलेंगे कि यार इसमें जो है कि इसका MCV बढ़ा हुआ तो नहीं है, इसमें इमेच्योर RBCs हमको दिखाई दे रही हैं, है ना। हम लोग उसको पेरिफेरल ब्लड स्मीयर करेंगे तो हमको वहाँ पे इमेच्योर RBCs दिखाई देंगी, है ना। तो वो फॉल्स राइज हमको दिखाई दे रहा है MCV का, एक्चुअल में राइज नहीं हुआ है हमारा, है ना। या फिर जब हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग ट्रांसफ्यूज ब्लड होता है घर से, या फिर जब हीमोलाइसिस वगैरह होता है, तब भी हमको थोड़ा सा MCV हमको बढ़ा हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये कुछ कंडीशन है जिसके कारण हमको MCV बढ़ा हुआ दिखाई दे सकता है। और भी जो सारी चीज़ें हमने बात करी कि MCV और RBC कलम के कारण हो सकता है, या फिर HB में इफेक्ट पड़ सकता है, तो ये सब जो है कुछ इफेक्ट हैं जो कि हमको जब हम लोग लैब में काम करते हैं तो हमको ये सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि यार कौन कौन सी रीडिंग्स आ सकती हैं, क्या क्या कंडीशन हमारी हो सकती हैं लैब में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को RBC इंडाइसिस समझ में आ गया होगा। और अब इसके बाद हम लोग सभी लोग क्लास ज्वाइन करेंगे, जो हमारी क्लास है लाइव क्लास के बाद हमारी क्लास होती है जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कि यार MCQ वगैरह क्या बन सकते हैं इससे, और कुछ हम लोग 10-12 MCQ सॉल्व करके देखेंगे अभी इसके बाद में। और MCQ जैसे वो 10-12 MCQ हमारे सॉल्व होंगे तो फिर हम लोग ग्रुप में जो रहेगा वो MCQ सारे डाल देंगे, और उससे रिलेटेड 10-12 MCQ और चैनल में अपलोड करेंगे पोस्ट वाले सेक्शन पे, जहाँ पे जा करके आप लोग MCQs को सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि प्रैक्टिस भी होगी। लोग अगर हम रोज़ अगर हम लोग 20 से 30 MCQ अगर सॉल्व करते हैं तो 2-3 महीने में ही कई हम लोग हज़ारों MCQ सॉल्व कर लेंगे। तो जिससे क्या होगा कि हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, हमको एकदम से एग्ज़ाम के टाइम पे हमको ये नहीं करना पड़ेगा कि यार हमसे तो बन ही नहीं रहा है MCQ करके, है ना। तो वो एक चीज़ सही रहेगी, इसलिए हम लोग डेली MCQ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सब लोग को MCQ प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। और अगर किसी को कोई दिक्कत जा रही हो MCQ समझने में, या फिर ना मिल रहा हो MCQ, तो वो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम लोग देखते हैं, मैं लिंक शेयर करता हूँ ग्रुप में, और वहाँ से सब लोग ज्वाइन करेंगे हमारे इसको क्या बोलते हैं लाइव डिस्कशन को, कि हम लोग वहाँ पे MCQ डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें, जिसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन अगर से होगा इन सब चीज़ों में तो उसके बारे में भी हम लोग वहाँ पे जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे सब हम लोग वहाँ पे भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अभी लाइव डिस्कशन में।